अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज हमारा टॉपिक है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इसी पर चर्चा करेंगे। तो हम देखते हैं कि गांधी 1915 में साउथ अफ्रीका से भारत आते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का वक्त चल रहा होता है। गांधी 1915 से 1919 उनका दृष्टिकोण है कि हम ब्रिटिश के साथ सहयोग करेंगे और सहयोग के बदले हमें मिलेगा स्वराज। लेकिन 1919 में किस तरह से रॉलेट एक्ट पास कर दिया जाता है। रॉलेट एक्ट का गांधी विरोध करेंगे रॉलेट सत्याग्रह के माध्यम से। तो पंजाब में एक घटना घट जाती है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसके बाद पूरा देश आक्रोश में आ जाता है। पंजाब में ये घटना क्यों घटती है क्योंकि वहां के दो लोकल लीडर सतपाल और किचलू गिरफ्तार कर लिए जाते हैं इसी रॉलेट एक्ट के माध्यम से। रॉलेट एक्ट क्यों पास किया गया? ताकि भारत में जो राष्ट्रवादी गतिविधियां हैं उनको दबाया जा सके। राइट। तो होता है क्या, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये 13 अप्रैल 1919 को घटना घटती है। इसके बाद गांधी समेत कांग्रेस समेत सभी राष्ट्रवादी नेताओं का मानना है कि अब सहयोग से काम चलेगा नहीं। अब ब्रिटिश सरकार के साथ असहयोग करेंगे और बदले में लेंगे स्वराज। तो 1915 से लेकर के 1919 बिफोर 13 अप्रैल 1919 गांधी का मानना था कि हम स्वराज के थ्रू ब्रिटिश सरकार से स्वराज सहयोग के थ्रू ब्रिटिश सरकार से स्वराज ले लेंगे। लेकिन अब बात असहयोग के माध्यम से स्वराज लेने की हो रही है, क्योंकि ये दो महत्वपूर्ण घटनाएं रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसी घटनाएं घट जाती हैं। राइट। हम देखेंगे कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का जो मोटिव है, गांधी ने स्लोगन दिया था और वो स्लोगन था कि स्वराज स्वराज विद इन अ ईयर, एक वर्ष के अंदर आपको हम स्वराज देने का वादा करते हैं। और ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ये लीडरशिप बेस्ड मूवमेंट नहीं है, प्रोग्राम बेस्ड मूवमेंट है। लीडरशिप बेस्ड मूवमेंट की एक प्रॉब्लम ये होती है कि लीडर अरेस्ट हो जाता है, मूवमेंट समाप्त हो जाता है। लेकिन प्रोग्राम बेस्ड मूवमेंट का अर्थ यह है कि लीडर अरेस्ट होने के बाद भी प्रोग्राम चलता रहता है। तो ये क्या है? लीडरशिप बेस्ड मूवमेंट नहीं है, लीडरशिप बेस्ड मूवमेंट नहीं है। क्या है? प्रोग्राम बेस्ड मूवमेंट, प्रोग्राम बेस्ड मूवमेंट है। राइट। क्या वजह है जिसकी वजह से गांधी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करते हैं? तो फर्स्ट है रॉलेट एक्ट, सेकेंड है जलियांवाला बाग हत्याकांड, थर्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के जो प्रोविजन हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के जो प्रोविजन थे उसमें हमें रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट मिलनी थी, क्योंकि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल कंसेशन दिए जाने थे। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल कंसेशन दिए जाने के नाम पर हमें प्रोविंसेस के लेवल पर पार्शियली रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट मिलती है। ये हम प्रीवियस लेक्चर ले चुके हैं। एक खिलाफत का इशू भी था कि 1914 से 1918 के बीच जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ उसमें टर्की के कैलिफ की इंसल्ट हुई, ऐसा मुसलमानों का मानना है। क्योंकि टर्की हार गया और कैलिफ को उसकी सीट से हटा दिया गया और कैसे टर्किश एम्पायर को डिवाइड कर लिया गया। भारत का मुसलमान इस घटना से नाराज है। दुनिया के किसी भी मुसलमान को इस घटना से कोई आपत्ति नहीं है कि टर्की के कैलिफ को हटा दिया गया, बट इंडिया का मुसलमान इस बात से नाराज है और भारत में वो खिलाफत आंदोलन स्टार्ट कर रहा है। ध्यान देने वाली बात है कि भारत में इस समय दो समानांतर में आंदोलन चल रहे हैं, एक खिलाफत आंदोलन, एक असहयोग आंदोलन। खिलाफत आंदोलन को कांग्रेस सपोर्ट कर रही है और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को खिलाफत सपोर्ट कर रही है। दो समानांतर आंदोलन चल रहे हैं। हिस्टोरियन ये कहते हैं कि अच्छा तो ये होता कि खिलाफत के मुद्दे को असहयोग के कार्यक्रम में शामिल कर लिया जाता और फिर इस देश में एक ही आंदोलन चलाया जाता, जो नहीं हुआ।
तो एक खिलाफत का इशू है और एक है डिमांड ऑफ स्वराज, जो लंबे समय से चली आ रही है। स्वराज चाहिए, स्वराज चाहिए। 1906 के कांग्रेस के सेशन से स्वराज की मांग हो रही है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिनके आधार पर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ। अब जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो इवेंट्स क्या हुई, घटनाएं क्या घटी, उन घटनाओं की हम चर्चा कर लेते हैं। अब अगर हम घटनाओं की बात करेंगे, इवेंट्स की, तो मैं आपको बता दूं कि 1919 तक आते आते कांग्रेस और गांधी के हित एक हो गए। अब गांधी कांग्रेस का हिस्सा बन चुके हैं। और होता क्या है कि एक कांग्रेस का स्पेशल सेशन कॉल किया जाता है। वैसे कांग्रेस के रेगुलर सेशन हर साल दिसंबर माह में होते हैं और ये 1885 से परंपरा चली आ रही है। और कोशिश ये की जाती है कि ये सेशन देश के विभिन्न विभिन्न भागों में हों। तो इवेंट्स क्या है, पहली इवेंट्स ये है कि स्पेशल सेशन कॉल किया जाता है आईएनसी का सितंबर 1920 में, और ये कलकत्ता में कॉल किया जाता है। इस स्पेशल सेशन की जो अध्यक्षता है, इसकी प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं, जो इसके प्रेसिडेंट हैं, वो लाला लाजपत राय को बनाया जाता है। सनद रहे कि लाल बाल पाल गुट का एकमात्र व्यक्ति जो कांग्रेस का अध्यक्ष बना वो लाला लाजपत राय हैं। सवाल यह है कि कांग्रेस अथवा गांधी ने लाला लाजपत राय को अध्यक्ष क्यों बनाया? तो लाला को अध्यक्ष बनाए जाने के कुछ कारण हैं। पहला, लाला की पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा है। वो पॉपुलर हैं किसानों के बीच में, वो पॉपुलर हैं यूथ के बीच में। उसी पॉपुलैरिटी को कैश कराने के लिए कांग्रेस ने लाला को अध्यक्ष बनाया है। और दूसरी वजह यह है कि गांधी नरमपंथियों और गर्मपंथियों के बीच में समन्वय भी कराना चाहते हैं। तो इस वजह से लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाया गया है। और याद रहे आपको कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का सेशन होता है 1920 में, उसकी अध्यक्षता किसी और ने ही नहीं बल्कि लाला लाजपत राय ने ही की है। तो लाला लाजपत राय की इस पॉपुलैरिटी को कैश कराने के लिए उनको कांग्रेस के इस स्पेशल सेशन का अध्यक्ष बनाया गया। तो प्रेसिडेंट कौन है? लाला लाजपत राय। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्पेशल सेशन हुआ कहां था? कलकत्ता में। प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। गांधी और खिलाफत नेताओं ने, क्योंकि गांधी खिलाफत को अपना सपोर्ट दे चुके थे, तो खिलाफत के नेताओं को कांग्रेस को सपोर्ट देना था स्वराज के नाम पर कि हमें स्वराज चाहिए। कांग्रेस की मांग को खिलाफत आंदोलन के नेता सपोर्ट कर रहे थे। तो हम देखेंगे क्या कि गांधी और खिलाफत नेताओं ने प्रस्ताव प्रपोज्ड दैट वी शैल स्टार्ट द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑल इंडिया लेवल। हम अखिल भारतीय स्तर पर असहयोग आंदोलन शुरू करेंगे, उसका प्रस्ताव रखा कांग्रेस के इस मंच पर। लेकिन मैं बता दूं कि इस प्रस्ताव का विरोध हो गया कांग्रेस के अंदर। जो असहयोग का प्रस्ताव गांधी ने और खिलाफत नेताओं ने मिलकर कांग्रेस के मंच पर रखा, कांग्रेस के अंदर एक बड़े गुट ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। प्रस्ताव के विरोध करने वालों में से थे, एक लॉबी थी सीआर दास, मोतीलाल नेहरू और विठल भाई पटेल। अभी हम असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम क्या हैं ये आगे चर्चा करेंगे, लेकिन उन असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का विरोध करने वाली एक लॉबी थी सीआर दास, मोतीलाल नेहरू और विठल भाई पटेल। चूंकि असहयोग के प्रस्ताव में एक पॉइंट ये भी था कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इसके प्रावधानों के मुताबिक इलेक्शन होने हैं 1920 में। तो पहली बार 1920 में इलेक्शन होने हैं इस देश में, और ये इलेक्शन होने हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के प्रावधानों के मुताबिक। फर्स्ट बारी, पहली बारी ऐसा हो रहा है इस देश में। गांधी का मानना था कि हम इन विधान मंडलों के माने लेजिस्लेचर्स के जो इलेक्शन हो रहे हैं उसका बाइकआउट करेंगे। सेंट्रल में भी इलेक्शन होंगे और प्रोविंशियल में भी इलेक्शन होंगे 1920 में पहली बार, याद रखिएगा, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो गांधी का मानना है कि हम लेजिस्लेचर का भी बाइकआउट करेंगे। ये असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का एक पॉइंट भी है।
तो हम देखते हैं कि ये वाली लॉबी सहमत नहीं है गांधी के इस विचार से कि हम लेजिस्लेचर का बाइकआउट करें। इस लॉबी का मानना ये है कि हम लेजिस्लेचर का बाइकआउट नहीं करेंगे, बल्कि लेजिस्लेचर में इंटर करेंगे और इंटर करके लेजिस्लेचर की जो प्रोसीडिंग्स हैं, कार्रवाई हैं, उनमें हम बाधा पहुंचाएंगे। और इस तरह से वो जो बाधा पहुंचाने के प्रोग्राम हैं वो नेक्स्ट डे पेपर में आएंगे और फिर जनता जागरूक होगी। बाधा पहुंचाने वाली घटनाओं को मीडिया कवरेज मिलेगी और स्वराज की अलख जगेगी। एक पॉइंट ऐसा है, अली जिन्ना और एनी बेसेंट, उन्होंने असहयोग के प्रस्ताव को पूरी तरह से ही खारिज कर दिया। उनका मानना था, जैसे असहयोग आंदोलन का एक बिंदु यह भी था कि अगर हमें स्वराज विद इन ईयर नहीं मिलता है तो हम सविनय अवज्ञा चलाएंगे, जिसमें कर न देना शामिल है। इन लोगों का मानना यह था कि गांधी, खास तौर पर एनी बेसेंट का मानना था कि गांधी लोगों में अवज्ञा डालने की आदत सिखा रहे हैं, लोगों में कानून न मानने की आदत डाल रहे हैं। और एक दिन जब ये देश आजाद होगा तो सबसे बड़ा मुसीबत इस देश के लीडरशिप को ये उठाना पड़ेगा कि लोग कानून की अवज्ञा करने लगेंगे। जिन्ना का मानना था कि हम किसी भी मास मूवमेंट को स्टार्ट तो अपने दम पर कर सकते हैं, लेकिन एक बार जनता जब आंदोलन में शामिल हो जाती है तो फिर हम उसको वापस कैसे भेजेंगे, घरों के अंदर कैसे भेजेंगे। और फिर आप कल्पना करिए, 95% से ऊपर जनता अशिक्षित, 95% से ऊपर जनता गरीब, उस गरीब और निरक्षर जनता को लेकर गांधी आंदोलन चलाने वाले हैं, और वो भी मास मूवमेंट चलाने वाले हैं। तो एक अनायास ही भय जिन्ना को भी है। हम देखेंगे मदन मोहन मालवीय और रविन्द्रनाथ टैगोर, ये भी एक लॉबी ऐसी है जो गांधी के असहयोग प्रस्ताव का विरोध कर रही है। रविन्द्रनाथ टैगोर माने साबरमती आश्रम और शांति निकेतन के बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं। जैसे हम देखेंगे कि विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का एक हिस्सा था, क्योंकि असहयोग का मतलब है कि हम स्वदेशी और बाइकॉट का स्लोगन दे रहे हैं। बाइकॉट का मतलब है ब्रिटिश गुड्स और सर्विसेज को हम बाइकॉट करेंगे। तो रविन्द्रनाथ टैगोर का मानना है कि श्रम चाहे भारत का हो, श्रम चाहे इंग्लैंड का हो, श्रम का अपमान नहीं होना चाहिए, श्रम का विरोध नहीं होना चाहिए। इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेकर के गांधी और टैगोर के बीच में मतभेद हैं। तो कुछ मतभेद हैं टैगोर और गांधी के बीच में। मशीनीकरण को लेकर के कुछ मतभेद हैं। तो हम देखेंगे कि सितंबर 1920 में जो असहयोग के प्रस्ताव कलकत्ता के कांग्रेस सेशन में, स्पेशल कांग्रेस सेशन में जो रखे गए, वो पास नहीं हो पाए, पास नहीं हो पाए। अब क्या होगा, अब रेगुलर सेशन आईएनसी का हर बार दिसंबर में होता है। तो अब घटना में दूसरी घटना यह है कि आईएनसी का रेगुलर सेशन हुआ दिसंबर 1920 नागपुर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से यह है कि अभी तक जितने भी कांग्रेस के सेशन हुए हैं या आगे जितने भी कांग्रेस के सेशन होंगे, सबसे ज्यादा प्रतिनिधियों ने किस कांग्रेस के सेशन में भाग लिया, वो यही सेशन था। और 14,582 रिप्रेजेंटेटिव ने पार्टिसिपेट करा है। कहां? इस सेशन को, राइट। इस सेशन में पार्टिसिपेट करने वाले लोगों की संख्या कितनी है? 14,582। इसके अध्यक्ष सी विजय राघवाचारी होते हैं और इसमें नॉन कोऑपरेशन रेजोल्यूशन पास हो जाता है। और सबसे तारीफ की बात अगर हम ये देखेंगे तो ये नॉन कोऑपरेशन रेजोल्यूशन जिसने इंट्रोड्यूस करा वो यही लॉबी थी, सीआर दास, मोतीलाल नेहरू और विट्ठल भाई पटेल, जो सरदार पटेल के भाई हैं। पहली बार इन लोगों ने विरोध किया था, लेकिन गांधी ने इनको मना लिया और गांधी के साथ ये वाला गुट आ गया। इसी तरह से हम देखेंगे मदन मोहन मालवीय भी हिंदुत्व की सॉफ्ट पॉलिटिक्स को लेकर गांधी के करीब आ गए। राम राज्य की कल्पना जो गांधी की थी, तो ये भी मान गए। लेकिन ये वाला गुट और ये वाला गुट गांधी से सहमत नहीं हुआ।
इवन एक ये गुट वो गुट था कि जब असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम पारित हो गए, पास हो गए, तो इन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया। एक ऐसा भी गुट था कांग्रेस के अंदर जो गांधी के इस कार्यक्रम से सहमत नहीं था और उसने इंडियन नेशनल कांग्रेस छोड़ दी। आपका प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से एक होमवर्क ये है कि गांधी के असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव पारित हुआ उसके बाद किसने किसने कांग्रेस को छोड़ दिया, राइट, जिसमें जिन्ना प्रमुख हैं, इनी प्रमुख हैं, और भी दो चार नाम आपको देख लेने हैं, राइट। हम आपकी तैयारी में आपके साथ गाइड के रूप में हैं, मेंटोर के रूप में हैं। आपको कहीं कोई समस्या आती है आप मैसेज जरूर करिए, मैं मैसेज देखता हूं आपके, और हम उस मैसेज के अकॉर्डिंग आगे बदलाव भी करते हैं। तो हमने देखा कि असहयोग का प्रस्ताव जो रेगुलर सेशन हुआ है नागपुर में दिसंबर 1920 में, उसमें असहयोग का जो रेजोल्यूशन है वो पास हो गया है। पास हो गया मतलब मेजोरिटी से पास हो गया है। तो बधाई हो सबको कि असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव पास हो गए हैं। लेकिन यहां पर एक सबसे बड़ा बदलाव ये है कि आईएनसी का संविधान में बड़े बदलाव किए गए। पहला बदलाव आईएनसी के संविधान में ये हुआ कि जो आईएनसी की फी थी ज्वाइन करने की, उस फी को काफी कम कर दिया गया। और दूसरा बदलाव ये किया गया कि कांग्रेस को ऑल इंडिया लेवल पर एक्सपेंड किया गया। जैसे कांग्रेस की सबसे टॉप बॉडी थी कांग्रेस वर्किंग कमेटी, उसके नीचे जो बॉडी थी वो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, उसके नीचे थी जो प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी, और ये प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी अगर हम देखेंगे तो लैंग्वेज के आधार पर बनती थी, भाषा के आधार पर। 1920 का जो ये सेशन हुआ था, इसमें कांग्रेस ने वादा किया था कि लैंग्वेज के ग्राउंड पर प्रोविंसेस का गठन होगा, प्रांतों का गठन होगा। याद रखिएगा जब मेंस का आपका टॉपिक आएगा आरएस का, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, तो उसका पहला पॉइंट ही यही है, स्टार्ट ही यहीं से होगा क्या, कि प्रांतों को भाषा के आधार पर गठन करने का वादा कांग्रेस ने किस सेशन में किया। प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी के नीचे अगर हम देखेंगे तो क्या है, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी, फिर जोनल कांग्रेस कमेटी, फिर विलेज कांग्रेस कमेटी। ये स्ट्रक्चर कांग्रेस का डिजाइन किया गया, माने कांग्रेस को पूरी तरह से मोर डेमोक्रेटिक बनाया गया, मोर डिसेंट्रलाइज बनाया गया, मोर अति विकेंद्रीकृत बनाया गया, और उसका स्वरूप लोकतांत्रिक किया गया। तो ये यहां पर ये स्थिति थी। पहले नेता नीचे से निकलते थे और ऊपर जाते थे, आज नेता टपका दिए जाते हैं, ऊपर से नेता आते हैं, और इसी वजह से ये है कि जनता का वो स्नेह उनको नहीं मिल पाता है। नेता जमीन से जुड़ा होना चाहिए। गांधी को आप देखिए, मॉडरेट पॉलिटिक्स ने क्या किया, मॉडरेट पॉलिटिक्स ने क्या किया, आम जनता को कनेक्ट नहीं किया। मास लीडर नहीं थे वो बड़े लोग थे, वो मास लीडर के महत्व को समझते भी नहीं थे। इसी तरह से एक्सट्रीमिस्ट लीडर भी आप देखिए, उन्होंने भी जनता के विश्वास के साथ मिलकर काम नहीं किया। लेकिन पहला ये बंदा आया है जो जनता को लेकर आगे बढ़ेगा, इसको जनशक्ति में पूरा भरोसा है, इसको जनता की ताकत पर पूरा भरोसा है, और ये खतरनाक हथियार लेकर आया है ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ। उस हथियार का नाम है सत्याग्रह, जो सत्य और अहिंसा पर आधारित एक सफल प्रयोग है राजनीति में। दृष्टिकोण की इस विषमता को मैं क्या नाम दूं, गांधी जो करने जा रहे हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के माध्यम से, वो पहला अनूठा प्रयोग है भारतीय राष्ट्रीय राजनीति में, व्यापक स्तर के सापेक्ष बात कर रहा हूं। ऐसे तो गांधी ने सत्याग्रह के प्रयोग हम देखेंगे तो चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद के रूप में भी किए। तो यहां पर आईएनसी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो चेंज हो गया। तो दिसंबर 1920 में नागपुर में जो आईएनसी का सेशन हुआ उसमें नॉन कोऑपरेशन रेजोल्यूशन पास हो गया। ये नॉन कोऑपरेशन रेजोल्यूशन जिसने इंट्रोड्यूस करा उसका नाम है सीआर दास। ये भी पूछा जा सकता है कि किसने प्रस्तुत किया। माने सीआर दास, मोतीलाल नेहरू और विठल भाई पटेल इस बात से सहमत हो गए कि हम लेजिस्लेचर का बाइकआउट ही करेंगे, इंटर नहीं करेंगे। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, तो कब
नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कब हुआ, व्हेन डिड इट स्टार्ट? तो हम अगर आपसे ये कहें कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कब हुआ, तो स्टार्ट हुआ आप कहेंगे 1920 में। बट हम कहें ऑफिशियली नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ, तो ऑफिशियली नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ है 1 जनवरी 1920 ऑफिशियली। अनऑफिशियली माने फ्रॉम द साइड ऑफ पब्लिक, फ्रॉम द साइड ऑफ पब्लिक ये कब स्टार्ट हुआ है, और फ्रॉम द साइड ऑफ आईएनसी कब स्टार्ट हुआ है, तो 1 जनवरी 1920 को असहयोग आंदोलन स्टार्ट हो गया, राइट। लेकिन जनता ने उसको 1920 में ही स्टार्ट कर लिया, माफ कीजिएगा 1920 नहीं 1921, क्योंकि दिसंबर 1920 के बाद लास्ट मंथ ऑफ दिसंबर में ये हुआ करता था सेशन, तो 1921, तो 1921 में कांग्रेस की तरफ से ऑफिशियली ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ, बट 1920 में ये जनता ने इसको स्टार्ट मान लिया, राइट। तो हमने क्या देखा, अभी तक हमने देखा कि असहयोग आंदोलन को शुरू करने के कारण क्या थे, व्हाट आर द कॉजेज टू स्टार्ट द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, घटनाएं क्या थी, तो घटनाओं में हमने दोनों सेशन की चर्चा आपसे की है। फिर हम देखते हैं कि असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम क्या थे, जिन कार्यक्रम को लेकर के विरोध किया गया स्पेशल सेशन में, और फिर हम देखेंगे जो रेगुलर सेशन थे उसमें ये गांधी के कार्यक्रम को बहुमत से पारित कर दिया गया, यद्यपि कांग्रेस का एक वर्ग नाराज हो गया और उसने कांग्रेस छोड़ दी, जिसमें जिन्ना एनी बेसेंट जैसे लोग शामिल थे। तो प्रोग्राम क्या थे, और ध्यान देना गांधी का वादा क्या था कि 1 वर्ष के अंदर आपको स्वराज मिलेगा, ये वादा है, प्रॉमिस है गांधी का। हमने फिर कहा कि ये लीडरशिप बेस्ड प्रोग्राम नहीं था, ये लीडरशिप बेस्ड मूवमेंट नहीं था, ये प्रोग्राम बेस्ड मूवमेंट था। प्रोग्राम बेस्ड मूवमेंट की एक अच्छी बात ये होती है कि लीडर अरेस्ट हो जाने के बाद भी मूवमेंट अरेस्ट नहीं होता है, मूवमेंट कंटिन्यू चलता रहता है, राइट। प्रोग्राम क्या थे, इन प्रोग्राम की बात कर लिया जाए। प्रोग्राम ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के प्रोग्राम क्या थे, क्या कार्यक्रम होंगे। सबसे पहला खादी और चरखा। खादी और चरखा तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र बिंदु बन गया, चरखा तो स्टेटस सिंबल हो गया भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का। चरखा के माध्यम से क्या होगा कि कॉटेज इंडस्ट्री प्रमोट होगी, सूत कातने की एक व्यवस्था होती है चरखा, राइट। तो पहला तो यही मकसद था, खादी और चरखा, जिससे स्वदेशी को प्रमोट करेंगे। दूसरा हिंदू मुस्लिम यूनिटी इसका फीचर है। खिलाफत को सपोर्ट गांधी ने किया, उसके पीछे गांधी की जो मंशा थी वो यही थी कि मुस्लिम नेताओं का सपोर्ट लिया जाए, किसमें, असहयोग आंदोलन में। आपको याद होगा जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था तो उसमें मुसलमानों ने सपोर्ट नहीं करा था, मुसलमान पार्टिसिपेट नहीं करे। लेकिन इस आंदोलन का एक सैलेंट फीचर यह भी है कि मुसलमानों की बड़ी संख्या में भागीदारी रही इस आंदोलन में। ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एक सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। हिंदू मुस्लिम यूनिटी, फॉर्मेशन ऑफ ग्राम पंचायत। हम उनके न्यायालय नहीं जाएंगे, हम उनके कोर्ट बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, और ग्राम पंचायत के माध्यम से हम न्याय करेंगे। तो ये पूरी व्यवस्थाएं अगर इधर वाली आप देखेंगे तो ये पूरी व्यवस्थाएं स्वदेशी हैं, हम स्वदेशी को प्रमोट करेंगे। और ये पूरी व्यवस्थाएं इधर वाली अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, बाइकॉट है। ये वाली व्यवस्थाएं क्या हैं, बाइकॉट करेंगे। बाइकॉट किसका करेंगे, ब्रिटिश गुड्स का करेंगे, ब्रिटिश सर्विसेज का करेंगे, और ब्रिटिश को चोट पहुंचाएंगे, आर्थिक चोट पहुंचाएंगे, मानसिक चोट पहुंचाएंगे, शारीरिक नहीं। शारीरिक चोट की बात नहीं हो रही, और अर्थ की चोट, आर्थिक चोट यहां लगती है, बॉडी के किसी भी अंग में नहीं, यहां पर वो हिट करती है।
तो क्या है, फर्स्ट खादी और चरखा, हिंदू मुस्लिम यूनिटी, फॉर्मेशन ऑफ ग्राम पंचायत का गठन, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल एजुकेशन, हम राष्ट्रीय शिक्षा को प्रमोट करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा को प्रमोट करने के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का प्रमोशन करना पड़ेगा। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में देखें, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी की स्थापना इसी समय हुई। इसी समय काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ, बहुत सारे विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ। तो हम देखेंगे कि बहुत सारे नेशनल स्कूल खुले इस दौरान। कोई सवाल पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा स्कूल खुला जिसके हेड सुभाष चंद्र बोस थे। तो मैं आपको क्या कर रहा हूं, मैं आपको पूरा प्रॉपर गाइड कर रहा हूं। जहां क्वेश्चन आ सकते हैं वहां इशारा भी कर रहा हूं। इस प्रक्रिया में जब आप उन क्वेश्चंस को ढूंढेंगे तो आप पाएंगे कि वे उत्तर मिल गए हैं, और न केवल आंसर मिल गए हैं बल्कि वो लंबे समय तक आपको याद भी रहेंगे। राइट, आगे की बात अगर मैं करूं, क्या है, इराडिकेशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी को समाप्त करने की बात की गई। ये असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम में एक बिंदु था। फिर क्या है, बाइकॉटेड ऑफ ब्रिटिश गुड्स एंड सर्विसेज, ब्रिटिश गुड्स और सर्विसेज को बाइकआउट करेंगे। इसके पहले आपने स्वदेशी आंदोलन में देखा था, हमने ब्रिटिश गुड्स और सर्विसेज को बाइकआउट किया, लेकिन जैसे ही आंदोलन खत्म होता था हम फिर से गुड्स और सर्विसेज ब्रिटिश को इस्तेमाल करने लगते थे, क्योंकि हमारे पास बेटर अल्टरनेटिव नहीं थे। इसीलिए हर बारी हम आंदोलन में बाइकआउट करेंगे ब्रिटिश गुड्स और सर्विसेज का। तो वी आर सीजनल नेशनलिस्ट ड्यूरिंग दैट टाइम। फिर क्या है, रिजाइनिंग फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विसेज, जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं उनसे रिजाइन कर दिया जाएगा। बाइकॉटेड ऑफ लेजिस्लेचर, इसी मुद्दे को लेकर के मतभेद हुआ था सीआर दास, मोतीलाल नेहरू और विठल भाई पटेल वाले ग्रुप से, लेकिन अब वे सहमत हो गए हैं। तो बाइकॉट ऑफ लेजिस्लेचर, बाइकॉट ऑफ टाइटल्स, बाइकॉट ऑफ स्टेट फंक्शन, जो भी स्टेट फंक्शन होंगे, राज्य के फंक्शन होंगे, उनका बाइकॉट किया जाएगा। प्रोटेस्ट एट टडी एंड लिकर शॉप, जो ताड़ी होती है ना, ताड़ी लोकल एल्कोहल, और लिकर शॉप्स के आगे धरना दिया जाएगा। और गांधी ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो ये आपके पास 12 प्रोग्राम हो गए, 5 प्रोग्राम स्वदेशी के हो गए और 5 प्रोग्राम आपके बाइकआउट के हो गए। तो गांधी ने कहा कि अगर जरूरत होगी, इफ नीडेड, तो नोट स्टार से देखेंगे, अगर जरूरत होगी, इफ नीडेड, तो फर्स्ट क्या स्टार्ट किया जाएगा, नॉट पेमेंट ऑफ गवर्नमेंट टैक्सेस, सरकारी करों का भुगतान नहीं किया जाएगा। इसी बात को लेकर के आपत्ति थी जिन्ना को, इसी बात को लेकर आपत्ति थी एनी बेसेंट को। इनका मानना था कि हम नागरिकों को अवज्ञा डालना सिखा रहे हैं, और गांधी पर सबसे बड़ा दोष ये डाला गया कि जिस दिन ये भारत आजाद होगा इस देश के नागरिक कानून की अवज्ञा करना सीख जाएंगे। ये एग्जाम्पल आपको सोसाइटी में देखने को मिलते भी होंगे। राइट, और जरूरत पड़ेगी तो क्या स्टार्ट करेंगे, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। देखिए, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में अंतर है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में हम कोऑपरेट नहीं करेंगे ब्रिटिश के साथ, स्वदेशी और बाइकॉट का कॉन्सेप्ट है। लेकिन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में हम कानून को तोड़ेंगे, लॉ को ब्रेक करेंगे, लॉ को ब्रेक किया जाएगा। तो गांधी कहते हैं कि अगर जरूरत पड़ती है तो हम क्या करेंगे, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट भी स्टार्ट करेंगे। तो ये क्या है, प्रोग्राम। अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने देखा कॉजेस क्या हैं, इवेंट्स क्या हुई, 2 इवेंट्स हुई। पहली इवेंट्स ये थी कि आईएनसी का सेशन कॉल किया गया, स्पेशल सेशन, और दूसरा रेगुलर सेशन कॉल किया गया। ये 2 घटनाओं का जिक्र मैंने किया, प्रोग्राम का जिक्र किया, क्या स्वदेशी के प्रोग्राम थे और क्या बाइकॉट के प्रोग्राम थे। राइट, अब हम आगे बढ़ते हैं कि सेलेंट फीचर क्या थे। सेलेंट फीचर, इस आंदोलन की मुख्य विशेषताएं क्या थी। सेलेंट फीचर, इस आंदोलन की मुख्य विशेषताएं, ध्यान रहे, सनद रहे कि 1 अगस्त 1920 से ये मूवमेंट स्टार्ट हो चुका है फ्रॉम द साइड ऑफ कांग्रेस।
1 जनवरी 1921 से ये मूवमेंट स्टार्ट हो गया फ्रॉम द साइड ऑफ कांग्रेस, 1 जनवरी 1921। तो गांधी के वादे के मुताबिक हमें 1 जनवरी 1922 तक स्वराज मिल जाना चाहिए। देखते हैं स्वराज मिलता है या नहीं मिलता है, क्या होता है। आप जुड़े रहिए मेरे साथ, ऐसे ही न्यूज बोलते हैं ना। तो क्या है द फर्स्ट मास मूवमेंट। सबसे पहली बात तो यह है कांग्रेस के अंडर में ये पहला जन आंदोलन था, फर्स्ट मास मूवमेंट। और यहां पर देखेंगे कि इसका सोशल बेस क्या था, कि इसमें स्टूडेंट ने भी पार्टिसिपेट किया, इसमें वीमेंस का भी पार्टिसिपेशन था। पहली बार महिलाएं स्वदेशी आंदोलन में भाग ली। अगर क्वेश्चन आपसे पुट किया जाता है कि फर्स्ट टाइम किस मूवमेंट में वीमेंस का पार्टिसिपेशन हुआ, तो वो स्वदेशी आंदोलन था। लेकिन पहली बार बड़ी मात्रा में महिलाओं की भागीदारी कहाँ हुई, तो वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में हुई। और मैं आपको बता दूं, तिलक, बाल गंगाधर तिलक गांधी के असहयोग कार्यक्रम से सहमत नहीं थे। लेकिन एक दुर्घटना हो जाती है कि असहयोग आंदोलन के क्या परिणाम आते, उसके पहले तिलक की 1 अगस्त 1920 को डेथ हो जाती है। तिलक की डेथ हो जाती है 1 अगस्त 1920 को। एक तिलक स्वराज फंड बनाया जाता है, क्योंकि किसी भी आंदोलन को चलाने के लिए एक फंड की आवश्यकता होती है। और मैं आपको बता दूं, इस तिलक स्वराज फंड की धनराशि 1 करोड़ रुपए रखी जाती है। इस देश की महिलाओं को नमन है कि जिन्होंने उस वक्त बहुत कम समय में तिलक स्वराज फंड में 1 करोड़ रुपए की धनराशि जमा कर दी। महिलाएं चौका और चूल्हा छोड़कर गहने तिलक स्वराज फंड को दान देकर आंदोलन के साथ शामिल हो गई। तो एक बड़ी क्षति इस आंदोलन को होती है कि तिलक नहीं रहे। दूसरा हमारा जो पॉइंट है वो ये है कि सुभाष चंद्र बोस अभी अभी आईसीएस क्वालिफाई करके आए हैं लंदन से। उनके पॉलिटिकल गुरु सीआर दास उनसे गांधी से मुलाकात कराते हैं। और इस मुलाकात में होता क्या है कि सुभाष बाबू गांधी से इतना प्रेरित हो जाते हैं, इंस्पायर्ड हो जाते हैं, कि उन्होंने सिविल सेवा से त्याग पत्र देकर राष्ट्रीय आंदोलन की धारा में शामिल होने का निर्णय किया। कि कितनी बड़ी घटना है, आप समझ पा रहे हैं? हेलो, सुन पा रहे हैं? जैसे आज कोई आईएएस की नौकरी को छोड़कर भारतीय राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय राजनीति की सकारात्मक दिशा को बदलने के लिए अपनी जीवन को न्यौछावर कर दे, तो हमारा नमन है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को पढ़ाते हुए तिलक को भी, और हमारा नमन है सुभाष चंद्र बोस को भी। तो हम देखेंगे वीमेंस ने भी पार्टिसिपेशन किया इसमें, बड़ी संख्या में मुस्लिम्स ने भी पार्टिसिपेशन किया इसमें। बड़ी संख्या में अगर हम देखेंगे तो वर्कर्स थे, लेबरर्स थे, है ना। मतलब लगभग सभी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किए। आपको एक होमवर्क दे देता हूं, लेकिन जो कैपिटलिस्ट थे, इंडियन कैपिटलिस्ट थे, उन्होंने इस आंदोलन में भाग नहीं लिया। तो मेरा सवाल है, आपको सवाल के साथ मैं छोड़ता हूं कि पूंजीपतियों ने गांधी के असहयोग आंदोलन को अपना समर्थन क्यों नहीं दिया? उसका क्या कारण था? राइट। तो फर्स्ट मास मूवमेंट है अंडर द लीडरशिप ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसका सोशल बेस बहुत बड़ा है। भारत के सभी वर्गों ने इस आंदोलन को अपना समर्थन दिया, सिवाय छोड़कर पूंजीपतियों को। दूसरा पॉइंट मैं ये कह रहा हूं कि ये मूवमेंट लगभग भारत के सभी हिस्सों में फैला। इस मूवमेंट को अगर हम देखेंगे तो ये न केवल अत्यधिक विकसित नगरों में फैला, बल्कि कम विकसित ग्रामीण क्षेत्रों में भी फैला। ये महाराष्ट्र में फैला, मद्रास में फैला, ये बंगाल में फैला। न केवल यहां बल्कि ये
कर्नाटक और बिहार जैसे छोटे छोटे क्षेत्रों में भी फैला। तो दूसरी उपलब्धि ये है कि ये आंदोलन न केवल अत्यधिक विकसित बल्कि कम विकसित क्षेत्रों में भी ये फैला। ये गांधी की भी उपलब्धि है, कांग्रेस की भी उपलब्धि है, और सबसे बड़ी बात है इस देश की जनता की उपलब्धि है। फिर क्या है? प्रमोशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव वर्क। आंदोलन के दौरान रचनात्मक कार्यक्रम पर जोर दिया गया। जब भी हम रचनात्मक कार्यक्रम की बात करेंगे तो कंस्ट्रक्टिव वर्क मतलब यह हुआ कि प्रमोट होगी हिंदू मुस्लिम यूनिटी, चरखा खादी की बात होगी, और यहां पर अगर हम देखेंगे तो हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया जाएगा। हिंदू मुस्लिम एकता की बड़ी अभिलाषा है इस देश के राष्ट्रीय आंदोलन को, ताकि एक समग्र रूप से अपनी राष्ट्रीय मांग, स्वराज की मांग ब्रिटिश के समक्ष प्रस्तुत कर उस मांग को हासिल किया जा सके। मैं आपसे कह रहा हूं, सुनिए, जब मैं स्वराज की बात कर रहा हूं तो क्या आप स्वराज शब्द को जी पा रहे हैं? अगर जी पा रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए है, मैं आपके लिए हूँ, आरएस ओनली आपके लिए है। अगर कहीं कोई आपको लगता है कि डाउट है, मेरी आवाज सुनो, आप संस्था में संपर्क कर सकते हैं। मैं एडमिशन के लिए नहीं कह रहा हूँ, और मैं आपको जो उचित होगा वो सेवाएं हम आपको उपलब्ध कराएंगे। फिर क्या है? क्योंकि उस टेम्परेचर को, उस तापमान को महसूस करना आवश्यक है। इस क्लास का उद्देश्य बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि कुछ क्वेश्चन लिख दिए जाएं और फिर उनके आंसर बता दिए जाएं। ये क्लास कॉन्सेप्ट बेस्ड है। अगर कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा तो फैक्ट निकल कर आ जाएंगे। आप फैक्ट को याद नहीं कर सकते। अगर कॉन्सेप्ट स्पष्ट है तो फैक्ट याद रखना आसान हो जाता है। अगर कॉन्सेप्ट स्पष्ट नहीं है तो फैक्ट याद नहीं होंगे। जो याद भी करेंगे वो एक सीमा के दायरे में होंगे और उनसे सिलेक्शन होगा नहीं। सिलेक्शन हो भी जाता है तो मेंस कभी नहीं निकलेगा। राइट? आगे बढ़ता हूं। आगे क्या है? मेनी इमिनेंट लॉयर्स लेफ्ट देयर प्रोफेशंस, क्योंकि गांधी ने कहा था ना कि हम बाइकआउट करेंगे। तो आपका होमवर्क यहां पर यह है कि किस किस ने वकालत छोड़ दी। गांधी के आह्वान पर किस किस ने वकालत छोड़ दी, और गांधी ने अपना कैजरे हिंद जो उनको मिला हुआ था दक्षिण अफ्रीका में बोअर्स युद्ध के दौरान ब्रिटिश को सहयोग किया, और कैजरे हिंद की उपाधि गांधी ने वापस कर दी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी उपाधि तो वापस तभी कर दी थी जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो ये भी सवाल इनसे जुड़े पूछे जा सकते हैं। मोस्ट सक्सेसफुल प्रोग्राम, जो बाइकॉट प्रोग्राम, जो असहयोग के प्रोग्राम थे, उनमें सबसे सफल कार्यक्रम कौन सा हुआ? सबसे सफल कार्यक्रम था बाइकॉटेड ऑफ फॉरेन क्लॉथ्स, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार। ये सबसे सफल कार्यक्रम था। हम एक डेटा उपलब्ध करा रहे हैं आपको। ये डेटा ये है कि 1920-21 के दौरान जो विदेशी कपड़ों का आयात हुआ भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान, वो 102 सीआर का था, 102 करोड़ रुपए का था। 1921-1922 के दौरान जो इंपोर्ट हुआ फॉरेन क्लॉथ्स, वो 57 सीआर का था, 57 करोड़ रुपए का था। अब आप सोचिए, कहां 102 करोड़ रुपए का आयात हुआ कपड़ा, और नेक्स्ट ईयर सिर्फ 57 करोड़ रुपए का आयात हुआ। ब्रिटिश आर्थिक हितों को कितनी बड़ी चोट पहुंची। ये असहयोग आंदोलन इस देश की जनता की जीत है। और विदेशी कपड़ों के मामले में अगर हम देखेंगे तो मैंने दो क्वेश्चन आपके लिए मैं लेकर आया हूं। पहला क्वेश्चन ये है, who among the following had said the best treatment for foreign clothes is to waste them? ये किसने कहा था कि विदेशी कपड़ों के साथ सबसे अच्छा व्यवहार उनको जला देना है? मैं आपको चार ऑप्शन दे रहा हूं। वो चार ऑप्शन है महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर और सीआर दास। ये कमेंट बॉक्स में आप मुझे आंसर देंगे, मुझे अभिलाषा रहेगी। राइट? और दूसरा एक क्वेश्चन ये है, क्या हु हैड
described the burning of foreign cloths as a cruel waste during the NCM? किसने कहा कि विदेशी वस्त्रों की को जलाना नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान एक निष्ठुर बर्बादी है? अब देखिए, दो अपोजिट पॉइंट ऑफ व्यू हैं। एक व्यक्ति कह रहा है विदेशी वस्त्रों की होली जलाना, विदेशी वस्त्रों को जला देना ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। दूसरा कह रहा है विदेशी वस्त्रों को जलाना ये निष्ठुर बर्बादी है। यही डिफरेंसेज हैं शांति निकेतन और साबरमती आश्रम के बीच, रविन्द्रनाथ टैगोर और गांधी के बीच। तो ये होमवर्क है आपका। मुझे पूरी उम्मीद रहेगी आप कमेंट करेंगे और सही उत्तर को बताएंगे। अपने हाथों को, अपनी उंगलियों को इतना आप कष्ट जरूर देंगे। राइट, ये आपके पास क्वेश्चन है। अब हमारा पॉइंट ये है नेक्स्ट, क्या ये मूवमेंट सक्सेसफुल रहा? सवाल ये उठता है, क्या ये मूवमेंट सक्सेसफुल रहा? तो मैं आपको बता दूं कि 1 जनवरी 1921 को ऑफिशियली ये आंदोलन स्टार्ट हुआ। जनता की तरफ से तो 1920 में स्टार्ट हो गया था। तो ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ और हम देखेंगे 5 फरवरी 1922 को एक घटना हो जाती है, चौरी चौरा कांड। गोरखपुर में एक जगह पड़ती है जहां असहयोग आंदोलन की भीड़ ने एक पुलिस चौकी को जला दिया, जिसमें कुछ पुलिस वालों की मौत हो गई। मैं आपको बता दूं, राज्य कभी भी हिंसा बर्दाश्त नहीं करेगा। जैसे ही कोई हिंसा होती है तो राज्य को उस हिंसा को दबाने का एक वैधानिक अधिकार मिल जाता है और फिर स्टेट ताकतवर तरीके से उस आंदोलन को दबा देगी अगर उसमें हिंसा के तत्व शामिल होंगे। राइट, तो एक घटना घट जाती है 5 फरवरी 1922 को। गांधी ने आंदोलन जो स्टार्ट करा वो 1 साल हो भी चुका है आंदोलन को। आप जरा देखिए, 1 साल हो भी चुका है, स्वराज दूर दूर तक दिख नहीं रहा है। स्वराज कहीं नहीं दिख रहा है, मैं कहीं स्वराज नहीं देख पा रहा हूं। गांधी का वादा था कि 1 साल के भीतर स्वराज मिल भी जाएगा। तो 5 फरवरी 1922 को घटना घट जाती है। शायद 11 फरवरी को गांधी आंदोलन वापस ले लेते हैं। तो जब गांधी 11 फरवरी 1922 को आंदोलन वापस ले लेते हैं तो एक बड़ी आलोचना सहनी पड़ती है गांधी को। ध्यान रहे कि जब गांधी ने आंदोलन वापस लिया तो आंदोलन वापस हो गया। ये गांधी की मैं यहाँ तारीफ करूंगा कि इसीलिए मैंने कहा कि उनकी जो मेथोडोलॉजी है वो मास कंट्रोल मूवमेंट, वो मास पर कंट्रोल करना जानते थे। सबसे बेहतर अदा गांधी को आती है मास पर कंट्रोल कैसे किया जाता है। उन्होंने आंदोलन वापस लिया, आंदोलन वापस हो गया। लेकिन इस बात से कांग्रेस का एक गुट बड़ा नाराज हो गया। इतने बड़े आंदोलन में ये छोटी घटनाएं होती रहती हैं, गांधी को आंदोलन वापस नहीं लेना चाहिए, स्वराज बस मिलने ही वाला था। जिसमें सुभाष बाबू भी थे जो अपनी आईसीएस को छोड़ करके नॉन कोऑपरेशन का हिस्सा बने थे, जिसमें जवाहरलाल नेहरू भी थे और भी लीडरशिप थी जिन्होंने गांधी के इस कदम का विरोध किया। गांधी का यह फैसला सही था या नहीं सही था, जब हम मेंस डिस्कस करते हैं तो विश्लेषणात्मक अध्ययन करते हैं, चर्चा करते हैं। लेकिन मैं संक्षिप्त रूप से आपको ये बता देना चाहता हूं कि गांधी का ये फैसला उस वक्त सही था, क्योंकि अब अगर आंदोलन कंटिन्यू रहता तो ब्रिटिश ताकत के दम पर इस आंदोलन को दबाती और जनता में वो भय व्याप्त हो जाता कि आगे चलकर कभी भी कांग्रेस या गांधी मास मूवमेंट के लिए कॉल करते तो जनता घरों के बाहर से नहीं निकलती। डर बहुत बड़ी चीज है, डर के आगे जीत नहीं है, डर के आगे भी डर है। जीवन का डर बड़ा डर होता है। राइट, तो हम देखेंगे। और 10 मार्च को गांधी गिरफ्तार हो जाते हैं। 10 मार्च 1922 को गांधी गिरफ्तार हो जाते हैं और उनको 6 साल की जेल मिलती है। 6 साल की जेल मिलती है।
इसका मतलब ये हुआ कि गांधी 1922 टू 1928 राजनीतिक पटल पर नहीं दिखेंगे। लेकिन यहां पर मैं एक बात बता दूं, 1924 में गांधी पर ब्रिटिश सरकार दया दिखाते हुए उनको रिलीज कर देती है जेल से, क्योंकि गांधी को एक अपेंडिसाइटिस की कुछ प्रॉब्लम थी जिसका इलाज कराना था। तो गांधी जेल से छूट जाते हैं। यद्यपि गांधी जेल से छूट जाते हैं, 1924 का जो सेशन होता है, राइट, उस सेशन को गांधी ही प्रेसाइड करते हैं, उसकी अध्यक्षता गांधी करते हैं। इसके पहले और इसके बाद कभी भी गांधी ने कांग्रेस के सेशन को एड्रेस अध्यक्षता नहीं की, केवल एक ही बार की। आपका होमवर्क है किस सेशन की अध्यक्षता गांधी ने की। 1924 की, लेकिन वो सेशन कहाँ हुआ था? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो गांधी जेल से बाहर हो गए 1924 में, लेकिन तब भी गांधी कोई राजनीतिक आंदोलन ब्रिटिश सरकार के खिलाफ नहीं खड़ा करेंगे, क्योंकि गांधी मानते हैं कि वो नैतिक रूप से अभी जेल में ही है और नैतिकता के मापदंडों को सुनिश्चित करते हुए वो कोई आंदोलन खड़ा नहीं करेंगे। आगे की बात मैं अगर करूं आपसे, तो सवाल ये उठता है कि क्या आंदोलन ये सफल रहा? अगर आप इस पैरामीटर से देखें कि 1 वर्ष हो गए और स्वराज नहीं मिला, तो इस आधार पर तो ये आंदोलन आप असफल कह सकते हैं। लेकिन दूसरे तरीके से, अगर हम दूसरे दृष्टिकोण से देखें, तो ये आंदोलन सफल भी रहा कि पहली बार भारतीय जनता का ब्रिटिश साम्राज्यवाद से डर खत्म हुआ। इसको आप कम बड़ी उपलब्धि समझते हैं क्या? पहली बार मास मूवमेंट स्टार्ट हुआ जिसमें मुस्लिमों की सबसे बड़ी भागीदारी रही। तो ऐसे डायमेंशंस हैं जिनके आधार पर ये कह सकते हैं आप कि ये आंदोलन सफल रहा। लेकिन स्वराज के उद्देश्य की प्राप्ति को लेकर के ये आंदोलन सफल रहा तो नहीं रहा, राइट। अब यहां पर हम एक पॉइंट और देखते हैं, वो देखते हैं एक विवाद खड़ा हुआ, कंट्रोवर्सी रिगार्डिंग विड्रॉल ऑफ मूवमेंट, कि गांधी ने जो आंदोलन वापस लिया उसके पीछे पूंजीपति और जमींदारों के हित थे, क्योंकि किसान टैक्स न देने का आंदोलन चला रहे थे। वर्कर और लेबर पूंजीपतियों के खिलाफ आंदोलन का हिस्सा बन रहे थे। तो गांधी ने पूंजीपतियों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए आंदोलन वापस लिए। ये आरोप मैं आपको बता दूं बेबुनियाद हैं, और जब हम लोग डिस्कस करते हैं मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से तो इस पर चर्चा करते हैं कि ये कंट्रोवर्सी बेबुनियाद है। गांधी ने असहयोग आंदोलन वापसी का जो निर्णय लिया उससे भारत सहमत है, राष्ट्रीयता सहमत है। गांधी ने उचित वक्त पर उचित निर्णय लिया और भारतीय जनता को ब्रिटिश आक्रोश से बचा लिया। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आपका कंप्लीट होता है। अब सवाल यह है कि जब गांधी जेल में चले जाते हैं, तो जेल जाने के बाद गांधी जब चले जाते हैं तो एक गुट आप देखेंगे, ये गुट है सीआर दास, मोतीलाल नेहरू और विट्ठल भाई पटेल का। तो ये ग्रुप एक स्वराज पार्टी बनाता है। 1 जनवरी 1923 में इलाहाबाद में यही गुट स्वराज पार्टी बनाता है। अब कांग्रेस के अंदर 2 गुट हो जाएंगे, एक स्वराजी एक गांधीवादी। स्वराज पार्टी अलग नहीं हुई, स्वराज पार्टी विद इन कांग्रेस काम करेगी। तो एक स्वराजी है एक गांधीवादी है। तो स्वराजी अब क्या करेंगे, जो उनकी पुरानी इच्छा थी कि वो लेजिस्लेचर में पार्टिसिपेट करेंगे। तो याद करिए 1920 के इलेक्शन में तो वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। लेजिस्लेचर का टर्म ऑफ ऑफिस या टेन्योर 3 साल का था, तो 1923 में फिर से इलेक्शन होगा। अब 1923 का जो इलेक्शन होगा उसमें ये स्वराजी पार्टिसिपेट करेंगे, और पार्टिसिपेट करने के बाद 2 प्रांतों में सरकार में भी शामिल होंगे, बड़ी पार्टी के रूप में भी उभर के आएंगे। क्योंकि इस समय हमारे पास प्रांतों की संख्या कितनी थी, 9 प्रोविंसेस थे और 7 चीफ कमिश्नरी एरिया थे इस दौरान। तो हम देखेंगे कि प्रांतों में बहुत अच्छा प्रदर्शन स्वराज पार्टी ने किया। न केवल अच्छा प्रदर्शन किया बल्कि सेंट्रल लेजिस्लेचर में विट्ठल भाई पटेल को स्पीकर के पोस्ट पर स्थापित किया, राइट। लेकिन फिर आगे देखेंगे 1925 में सीआर दास की मौत हो जाती है। फिर स्वराज पार्टी की जीत हिंदू मुस्लिम एकता पर टिकी थी, हिंदू मुस्लिम एकता भी विघटित होने लगी।
तो वापस फिर मोतीलाल नेहरू कांग्रेस की मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में लौट आए। तो इस तरह से स्वराजियों का उदय हुआ और स्वराजी खत्म हो गए। तो स्वराज पार्टी का कंट्रीब्यूशन ये है कि ऐसे समय में जब कांग्रेस की मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स राइट वो सुस्ता रही थी, तो उस समय स्वराजियों ने अलख को जगाए रखा। ये उपलब्धि है, ये स्वराजियों की उपलब्धि है। तो इस इलेक्शन 1923 के इलेक्शन में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। फिर हम बात करेंगे तो क्या कि स्वराजी वापस कांग्रेस के साथ मिल गए 1926 आते आते। और अब हम देखेंगे क्या कि 1926 में एक सुगबुगाहट स्टार्ट हुई 26-27 में। वो सुगबुगाहट ये थी कि 1919 में कंसेशन जो दिए गए, अब नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कंसेशन 1929 में दिए जाने थे। इसके पहले 1909 में कॉन्स्टिट्यूशनल कंसेशन मिल चुके थे। अब नए कॉन्स्टिट्यूशनल कंसेशन 1929 में दिए जाने थे। इसके लिए साइमन कमीशन का गठन हुआ। ये साइमन कमीशन अब भारत भेजा जाएगा कि भारतीयों को जो कॉन्स्टिट्यूशनल कंसेशन है वो किस रूप में दिए जाएं। साइमन कमीशन का जो ऑब्जेक्टिव होगा वो ये होगा कि ये जो कंसेशन दिए गए थे उनकी प्रोग्रेस कहां तक हुई और नए संवैधानिक सुधार कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म क्या दिए जाएं। इसलिए साइमन कमीशन भारत भेजा गया, लेकिन इसका विरोध हुआ। हमने एंटी साइमन मूवमेंट चलाया क्योंकि इसमें एक भी इंडियन नहीं था। और हमारे भाग्य का फैसला वे करेंगे जिनमें एक भी भारतीय नहीं होगा, इसको हमने अपमानित महसूस किया और एंटी साइमन मूवमेंट चलाएंगे। तो कल हम आपके साथ जुड़ेंगे, एंटी साइमन मूवमेंट को लेकर के एक सार्थक चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे। शुक्रिया, नमस्ते।